इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बात करेंगे। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, क्या इसका उद्देश्य रहा, क्या इसके परिणाम रहे, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। जैसे 14 जुलाई 1789 की सुबह क्या होता है, पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। लगभग 7,000 औरत और टाउन हॉल के सामने एकत्रित हुए थे और उन्होंने एक जनसेना का गठन करने का निर्णय लिया था। हथियारों की खोज में भी बहुत से सरकारी भवनों में वो जबरन प्रवेश कर गए थे। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह है पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और वास्तिल किले की जेल को यहाँ पर तोड़ डाला। अब वास्तिल किले की जेल को अगर हम देखें तो ये है वास्तिल किले। तो ये वास्तिल किले की जो जेल है उसको यहाँ पर जो समूह गया था वो वास्तिल किले की जेल को तोड़ डालता है और यहाँ पर भारी मात्रा में क्या है गोला बारूद मिलने की यहाँ पर संभावना थी और हथियार पर कब्जे की इस लड़ाई में क्या है इस हथियार पर कब्जा करने के लिए लोग यहाँ पर गए थे, किसमें, वास्तिल किले में। और हथियार पर कब्जे की इस अस्त्र लड़ाई में वास्तिल का कमांडर यहाँ पर मारा जाता है और कैदी यहाँ पर छुड़ा लिए गए। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी, जो कैदी यहाँ पर छुड़ाए गए थे उनकी संख्या केवल 7 थी। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण वास्तिल किला है लोगों की घृणा का केंद्र था और इसलिए किले को यहाँ पर ढा दिया गया और इसके अवशेष हैं बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह सजोना चाहते हैं या अपने पास में रखना चाहते हैं। इस घटना के बाद में कई दिनों तक पेरिस और देश के देहाती क्षेत्रों में कई तरह के संघर्ष हुए हैं, कई और तरीके के संघर्ष भी हुए हैं। अधिकांश जनता है पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। बाद में इस दौर का जो सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा है जिनकी परिणति फ्रांस के जो सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई, यानी कि बाद में फ्रांस का जो सम्राट है उसको फांसी दे दी गई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों ने अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों हुआ, कैसे फ्रांस के सम्राट को फांसी दे दी गई, इसके बारे में हम आगे यहाँ पर बात करेंगे। जैसे कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज की अगर हम बात करें, फ्रांसीसी समाज में कौन कौन थे, क्या क्या उनके व्यापार के साधन हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग आते थे, प्रथम स्टेट में फ्रांसीसी जो समाज था उसमें। द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग आते थे। तृतीय स्टेट में यहाँ पर बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी और वकील यहाँ पर आते थे। फिर उसी में किसान और कारीगर आते थे। फिर छोटे किसान, भूमिगत मजदूर और नौकर यहाँ पर आते थे। तो ये स्टेटस का समाज था, यानी कि वहाँ पर स्टेटस थे। स्टेटस मतलब कि कौन सबसे ऊपर है, पादरी वर्ग सबसे ऊपर माना जाता था। तो यहाँ पर तृतीय स्टेटस में हम देखें, तृतीय स्टेटस में बड़े व्यापारी वगैरह हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग यहाँ पर गरीब थे। तो बात करते हैं हम सन 1774 की। सन 1774 में बूर्बो राजवंश का लुई कौन सा है, लुई 26 फ्रांस के लुई 15 है। ये लुई 15 है, तो ये फ्रांस की राजगद्दी पर 15 नहीं 16 है ये। तो लुई 16 है, ये 10 होता है, ये 5 15 और 1 16। तो लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर आसन हुआ था 1774 में। और उस समय उनकी केवल जो उम्र है वो केवल 20 साल की थी। उनका विवाह जो हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी मैरी एंटोइनेट से हुआ था। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया और लंबे समय तक चले युद्ध के कारण फ्रांस की वित्तीय संसाधन भी यहाँ पर नष्ट हो चुके थे। वर्साई की विशाल महल और राजदरबारी की शानो शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। लुई 16 के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में यहाँ पर सहायता दी थी। यानी यहाँ पर जब लुई 16 शासन कर रहा था तो फ्रांस ने क्या किया था, फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु, फ्रांस का साझा शत्रु कौन था, ब्रिटेन, तो ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता की थी। और इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से भी अधिक का कर्ज यहाँ पर जुड़ गया था,
जबकि उस पर पहले से 2 अरब लिब्रे का बोझ चढ़ा हुआ था और सरकार से क्या है, सरकार से कर्जदाता 10% ब्याज की मांग करने लगे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा है दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज का पर चुकाने पर मजबूर थी और अपने नियमित खर्चे जैसे कि सेना के रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यकलाप, विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए यहाँ पर बाध्य हो गई और यह कदम भी नाकाफी था और 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज है 3 एस्टेटस में बट गया था। फ्रांसीसी समाज केवल तीसरे एस्टेटस के जो लोग हैं, जनसाधारण ही यहाँ पर कर अदा करते थे। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। फ्रांसीसी राजतंत्र का जो राजतंत्र है, तो फ्रांसीसी राजतंत्र पद का प्रयोग है सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी राजाओं और संस्थाओं के लिए यहाँ पर होता था। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर जैसे कि फ्रांसीसी समाज में वर्ग व्यवस्था को दिखाया गया है। यहाँ पर इसमें हम देखें, ये वर्ग व्यवस्था को दिखाया गया है फ्रांसीसी समाज में और पूरी आबादी में लगभग 90% यहाँ पर किसान थे, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या यहाँ पर बहुत कम थी। लगभग 60% जमीन पर कुलीन, चर्च और तीसरे स्टेटस के जो यहाँ पर अमीर लोग थे, अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 स्टेटस हम बात करें, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेष अधिकार जन्म से ही प्राप्त होते थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेष अधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेष अधिकार भी यहाँ पर शामिल थे। कुछ यहाँ पर कुलीन वर्ग को सामंती विशेष अधिकार दिए हुए थे। वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के जो घर और खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना, सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए यहाँ पर बाध्य थे। चर्च भी यहाँ पर किसानों से करों का एक हिस्सा टाइद धार्मिक कर के रूप में वसूलता था। ऊपर से तीसरे स्टेटस के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही था। इन करों में टाइल जो प्रत्यक्ष कर और अनेक अप्रत्यक्ष कर शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ है करों के माध्यम से यहाँ पर जनता वहन करती थी। अगर लिब्रे शब्द जो आया है यहाँ पर, लिब्रे क्या होता है? जैसे लिब्रे है फ्रांस की मुद्रा है और इसे 1794 में यहाँ पर क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। 1794 से पहले फ्रांस की जो मुद्रा थी वो लिब्रे थी। एस्टेटस की बात करें, एस्टेट की क्या है? एस्टेट क्या होता है? क्रांति से पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत की अभिव्यक्त करने की एक श्रेणी थी जिसे हम कहते हैं एस्टेट। पादरी वर्ग क्या होता है और कुलीन वर्ग क्या होता है? पादरी वर्ग चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का समूह पादरी वर्ग कहलाता था। टाइद एक शब्द आया, टाइद क्या है? चर्च के द्वारा वसूल किया जाने वाला कर था और यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। और एक होता है टाइल सीधे राज्य को अदा किए जाने वाला जो कर है वो टाइल कहलाता था। अगर हम बात करें जीने के लिए फिर संघर्ष होता है, तो संघर्ष से पहले हम यहाँ पर कुछ ये चित्र देख सकते हैं। यहाँ पर मकड़ा और मक्खी का चित्र यहाँ पर बताया गया है। एक को मकड़ा और मक्खी बताया गया है और इसमें यहाँ पर बेचारा जो गरीब है वो अनाज, फल, पैसा, सलाद सब कुछ लाता है और ये मोटू जमींदार है। यहाँ पर ये किसान है। मोटू जमींदार सब कुछ स्वीकार करने को तैयार बैठा है पर वह उसको एक नज़र देखता तक नहीं है, यानी कि उसकी स्थिति हालत क्या है वो उसको यहाँ पर देखता भी नहीं है। तो जीने के लिए संघर्ष की बात करें, हम, फ्रांस की जनसंख्या है सन 1715 में कितनी थी? 2.3 करोड़ थी, जो कि सन 1789 में बढ़ करके 2.8 करोड़ हो गई। और परिणामतः क्या हुआ? अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग है काफ़ी तेज़ी से बढ़ गई। अधिकांश लोगों के जो मुख्य खाद्य है वो पाव रोटी की कीमतों में तेज़ी से यहाँ पर वृद्धि हुई, क्योंकि ज़्यादातर लोग पाव रोटी खाते थे और उनमें अचानक से वृद्धि होने लगती है। अब जब अचानक से वृद्धि होने लगती है, अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूर करते थे। उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से यहाँ पर नहीं बढ़ रही थी। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही थी उसी तरीके से यहाँ पर मजदूरी यहाँ पर नहीं बढ़ रही थी। फलस्वरूप क्या होता है? अमीर गरीब की खाई है यहाँ पर चौड़ी होती जाती है, स्थितियाँ बद से बदतर होती जाती हैं और जब सूखे और ओले के प्रकोप से पैदावार यहाँ पर गिर जाती है, इससे रोजी रोटी का संकट यहाँ पर पैदा हो गया। और ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम था। जीविका संकट मतलब जीने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वही यहाँ पर नहीं मिलने पा रही थी, तो उसको हम जीविका संकट के नाम से जानते हैं।
जीविका संकट का दूसरा अर्थ ये हो सकता है कि ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के लिए न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं, उसे हम कहते हैं जीविका संकट। अनाम की क्या है, जिसका नाम मालूम नहीं हो उसे हम अनाम कह सकते हैं। अब जीविका संकट कैसे उत्पन्न होता है उसकी अगर बात करें, तो जीविका संकट उत्पन्न होने के ये कारण है, जैसे कि अगर फसल खराब हो गई है तो किसान है वो कर नहीं दे पाएगा। अगर वो कर नहीं दे पाएगा और इधर कर बढ़ा हुआ है तो अब क्या होगा, अब गरीब है वो पाव रोटी भी, गरीब या गुरबा है वो पाव रोटी भी नहीं खरीद पाएंगे। अब पाव रोटी नहीं खरीद पाएंगे तो वो भूखे मरेंगे, भूखे रहेंगे। भूखे रहेंगे तो महामारी की चपेट में आ जाएंगे, या उनका डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं सही नहीं होगा तो वो बीमार रहेंगे, और बीमार नहीं रहेंगे तो वो काम भी यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से जीविका संकट उत्पन्न होता है। अब जीविका संकट का जो चक्र है, जैसे खराब फसल हो गई उसकी वजह से पाव रोटी नहीं खरीद पाएंगे, और महामारी की वजह से भी उनके जीवन का जो चक्र है वो खराब हो जाएगा। तो पहले हम बात करते हैं कि उभरता हुआ जो मध्य वर्ग ने विशेष अधिकारों के अंत की कल्पना कैसे की है। पहले भी हम कर बढ़ने और अकाल के समय किसान और कामगार हैं विद्रोह कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए उनके पास साधन और कार्यक्रम नहीं थे। ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेट के उन समूह ने उठाई जो समृद्ध थे, शिक्षित होकर के नए विचारों के संपर्क में आ चुके थे। तो यहाँ पर हम देखें, जैसे कि अगर फसल अगर हमारी खराब हो जाती है तो फसल खराब होने के बाद में चक्र किस तरीके से बनेगा, इसके बारे में बात करते हैं। जीविका संकट उत्पन्न कैसे होता है। तो जैसे महामारी बढ़ेगी तो मृतकों की संख्या में वृद्धि होगी। यहाँ पर महामारी जैसे ही बढ़ेगी मृतकों की संख्या में वृद्धि होगी। अगर गरीब पाव रोटी नहीं खरीद पाएंगे तो क्या होगा, जो शरीर है वो कमज़ोर शरीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कमज़ोर शरीर हो जाएगा, और कमज़ोर शरीर होने की वजह से उनका जो रोग से लड़ने की क्षमता है वो कम हो जाएगी, मृतकों की संख्या बढ़ जाएगी। दूसरा, अगर फसल खराब हो जाती है तो यहाँ पर खाद के लिए क्या होंगे, फसल खराब होगी तो अन्न का अभाव होगा। अन्न का अभाव होगा तो यहाँ पर क्या है, खाद के लिए, खाने की चीज़ों के लिए दंगे होंगे, और दंगे जब होंगे तो पाव रोटी भी नहीं खरीद पाएंगे, दंगे होंगे, और दंगे होंगे और उसकी वजह से मृतकों की संख्या बढ़ने लगेगी। तो दोनों तरीके से यहाँ पर मृतकों की संख्या बढ़ने लगेगी। महामारी की वजह से भी पाव रोटी भी नहीं खरीद पाएंगे, दंगे होंगे, उसकी वजह से भी यहाँ पर क्या है, मृतकों की संख्या बढ़ेगी। अब उभरते मध्य वर्ग ने विशेष अधिकार के अंत की कल्पना की है। तो 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ है जिसे हम मध्य वर्ग कह सकते हैं। तो ये सामाजिक समूह का उदय होता है 18वीं सदी में, जिसने फैलते समुद्री पारीय जो व्यापार और ऊनी और रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे स्टेट के इन सौदागर निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा और वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे थे। इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्म से विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए। किसी भी व्यक्ति को सामाजिक हैसियत का आधार उनकी योग्यता ही होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियम और समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और जे जाक रूसी जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी, और अपने टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट लॉक ने राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांतों का उन्होंने खंडन किया। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच में एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। मॉन्टेस्क्यू ने क्या किया, मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक एक रचना में सरकार के अंतर, यानी सरकार के अंदर क्या है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात यहाँ पर कही है। किसने, मॉन्टेस्क्यू ने कही है। द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक एक रचना की है, उसने बुक लिखी है। उसमें बताया है कि सरकार के अंदर है विधायिका अलग होनी चाहिए, न्यायपालिका अलग होनी चाहिए, कार्यपालिका है अलग होनी चाहिए। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है, 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया, तो वहाँ भी इसी मॉडल की सरकार बनी थी।
फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत यहाँ पर रही है। दार्शनिकों ने इन विचारों पर काफ़ी हाउसों और सैलान की गोष्ठियों में गर्मागर्म बहस हुआ करती थी। पुस्तकों और अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता था ताकि अनपढ़ भी उन्हें समझ सके। और इसी तरह क्या है, जो लुई 16 है, लुई 16 के द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेष अधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध यहाँ पर गुस्सा भड़क उठा। अब हम बात करते हैं प्राचीन राजतंत्र में हुए अनुभवों का वृतांत। प्राचीन राजतंत्र में कौन कौन से अनुभव हुए हैं उनके वृतांत की बात करें। आगे चलकर क्या हुआ, क्रांतिकारी राजनीति में सक्रिय होने वाले जॉर्ज डाल्टन ने अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद के समय के याद करते हुए सन 1793 में अपने एक मित्र को लिखा है कि मैं प्लेसिस के आवासीय कॉलेज में था। यहाँ मुझे कई महत्वपूर्ण लोगों का सानिध्य मिला। पढ़ाई पूरी होने के बाद बेकारी के दिनों में नौकरी की तलाश में जुट गया। पेरिस के न्यायालय में नौकरी मिलनी असंभव थी। सेना में नौकरी का विकल्प भी मेरे लिए नहीं था, क्योंकि मैं न तो जन्मजात कुलीन था, न ही मेरा कोई संरक्षक था। चर्चा भी मुझे आसरा नहीं दे सका, यानी कि जो चर्च है, चर्च भी मुझे आसरा नहीं दे सका। मैं कोई औहदा भी खरीदने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि मेरी जेब में एक सू यानी कि फ्रांसीसी पैसा तक नहीं था, और पुराने दोस्तों ने भी मुंह मोड़ लिया था। व्यवस्था ने हमें पढ़ा लिखा तो दिया, लेकिन हमारी प्रतिभा के इस्तेमाल के अवसर यहाँ पर उपलब्ध नहीं कराए थे। दूसरा है ऑर्थर यंग। ऑर्थर यंग नाम के एक अंग्रेज ने सन 1787 से 89 के दौरान फ्रांस की यात्रा की थी और अपनी यात्रा का विस्तृत वृत्तांत लिखा। और इस वृत्तांत में उसमें यह टिप्पणी यहाँ पर दिलचस्प है कि सेवा टहल में लगे अपने गुलामों, खास तौर पर उनके साथ बुरा व्यवहार करने वालों को पता होना चाहिए कि इस तरह वह अपनी ज़िंदगी की ऐसी स्थिति में डाल रहा है जो उस स्थिति से बिल्कुल भिन्न होती है और जिससे उसने मुक्त लोगों की सेवाएं ली है और उनसे बेहतर बर्ताव करता है, जो अपने पीड़ितों की कराह सुनते हुए बोझ उड़ाना पसंद करते हैं। उन्हें दंगे के दौरान अपनी बेटी के अपहरण या बेटे का गला रेत दिए जाने का दुखड़ा नहीं रोना चाहिए। तो ये यहाँ पर हम देखें कि क्रांति की शुरुआत कैसे होती है। तो कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण तिथियां बताई गई हैं कि कौन कौन सी तिथियों में क्या क्या हुआ था और किस तरीके से क्रांति की शुरुआत हुई थी। 1774 में बात करें, 1774 में लुई जो 16 है फ्रांस का राजा बनता है। सरकारी खजाना खाली हो चुका था। प्राचीन राजतंत्र के समाज में असंतोष बढ़ता जा रहा था। 1789 की बात करें, 1789 में क्या होता है, एस्टेटस जनरल का आह्वान होता है। तृतीय एस्टेटस नेशनल असेंबली का गठन करता है, बास्तिल पर हमला करता है और देहात में किसानों का विद्रोह होता है। 1791 में क्या होता है, सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान बनाया जाता है। 1792-93 में क्या होता है, फ्रांस यहाँ पर गणराज्य बनता है और सिर काटकर राजा को मार दिया जाता है और जैकोबन गणराज्य का पतन होता है। फ्रांस पर डायरेक्टरी का शासन होता है। फिर 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है। यूरोप के विशाल भूभाग पर वो कब्जा कर लेता है और 1815 में वाटरलू में नेपोलियन की हार होती है। तो फ्रांस की क्रांति की जो शुरुआत होती है वो किस तरीके से होती है उसकी अगर हम बात करें तो जैसे लुई 16 ने कर बढ़ा दिए थे, क्योंकि उसके पास में पैसा वगैरह नहीं था और उसको देश को संभालना था, अपने जो राज्य है उसको संभालना था। तो लुई 16 है वो क्या करते हैं, कर बढ़ा देते हैं। और जब कर बढ़ा देते हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि उन्होंने कैसा किया होगा। प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। इसके लिए उसे एस्टेटस जनरल प्रतिनिधि सभा की बैठक बुला करके नए करों के अपने प्रस्तावों पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। एस्टेटस जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों एस्टेटस अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाएगी और इसकी अंतिम बैठक जो हुई थी वो 1614 में बुलाई गई थी। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16 ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए एस्टेटस जनरल की बैठक बुलाई। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साई की एक आलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे एस्टेटस ने इस बैठक में अपने अपने 300 प्रतिनिधि भेजे थे, जो आमने सामने की कतारों में बैठाए गए और तीसरे एस्टेटस के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे यहाँ पर खड़े किए गए। तीसरे एस्टेटस के प्रतिनिधित्व इसके अपेक्षाकृत समृद्ध और शिक्षित वर्ग कर रहे थे। किसानों, औरतों और कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतें और मांगों की सूची बनाई गई,
जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर के आए थे। अब स्टेटस जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। एक बार भी लुई 16 इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिससे प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। और यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। और जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेटस के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे और 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। और उनका नेतृत्व मिराबियो और आवेसिये ने किया। मिराबियो का जन्म है कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेषाधिकार वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत था। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साई में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिए। आवेसिये मूलतः पादरी था और उसने तीसरी एस्टेट क्या है शीर्षक ने एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका यहाँ पर लिखी है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं विशाल पेंटिंग जॉक लुई डेविड द्वारा बनाया गया। इस तस्वीर में नेशनल असेंबली लगाई जानी थी और ये नेशनल असेंबली बताई गई है, जो नेशनल असेंबली यहाँ पर लगाई जानी थी। तो हम बात करें कि जिस वक्त यहाँ पर नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस यहाँ पर आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी, मारी गई थी। पाव रोटी की कीमतें हैं आसमान छू रही थी। बेकरी मालिक है स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे हुए थे। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद में गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। क्रुद्ध भीड़ ने तो 14 जुलाई को बास्तील पर धावा बोल करके उसे नेस्तानाबूद कर दिया। देहाती इलाकों में गांव-गांव यह अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लठैतों लुटेरों का गिरोह बुला लिया है, जो पकी फसलों को तबाह करने निकले हैं। कई जिलों में भैंसे आक्रांत होकर के किसानों ने कुदालों और वेल्चों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिए। उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया, लगान संबंधी दस्तावेजों को जला करके राख कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीर छोड़ करके भाग गए थे। बहुत ने तो पड़ोसी देशों में जाकर के शरण ली है। तो भय लहर की अगर बात करें हम, तो किस तरह किसानों के जत्थे एक जगह से दूसरी जगह फैलते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। भय की लहर से अप्रभावित जो शहर हैं यहाँ पर हम देख सकते हैं बांद्रा, ब्रेस्ट, नौमड़ी है। और 1789 की शुरुआत में विद्रोह वाले जो क्षेत्र हैं ये हैं। 1789 की शुरुआत में विद्रोह वाले क्षेत्र एक क्षेत्रीय है, एक क्षेत्रीय है, एक क्षेत्रीय है। और प्रमुख भगदड़ के बाहरी हिस्से हम बात करें, ये भगदड़ के बाहरी हिस्से हैं। ये भगदड़ वाला एरिया है यहाँ पर, जो फ्रांस में भगदड़ वाला एरिया है। और भय की लहर का जो विकास है इस तरीके से हुआ है। भय की लहर का विकास इस तरीके से लोग भागे हैं, तो तीर के चिन्ह से यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16 ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह मान लिया कि उनकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। और 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेष अधिकारों का छोड़ देने के लिए यहाँ पर विवश किया गया। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया। चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई और इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई थी। उसके बाद में क्या होता है, फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र यहाँ पर बन गया था, यानी कि अब संविधान के द्वारा फ्रांस कार्य करेगा। तो इस संवैधानिक राजतंत्र के अकॉर्डिंग बात करें, नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया और इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो यहाँ पर न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका हो गया, इनमें विभाजित करके हस्तांतरित कर दिया गया। और इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। और नई राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम करती है इसमें हम देखें। पहले तो सक्रिय नागरिक हम देख सकते हैं, मताधिकार प्राप्त लोग हैं उनको सक्रिय नागरिक कहते हैं। 2.8 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 40 लाख लोग हैं, उनको मत देने का अधिकार था, तो वो सक्रिय नागरिक कहलाएंगे। निष्क्रिय नागरिक वो हैं जिनको मताधिकार का प्राप्त नहीं है, मत देने का अधिकार नहीं था।
लगभग 30 लाख पुरुष, महिला, बच्चे और 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को मत अधिकार यानी मत देने का अधिकार यहाँ पर नहीं था। ये यहाँ पर वोट डालते थे। वोट के द्वारा यहाँ पर न्यायपालिका में न्यायाधीश की नियुक्ति होती थी। वोट के द्वारा ये 40 लाख में से 50,000 यहाँ पर निर्वाचक बनते थे, यानी ये लोग है 40 लाख लोग हैं, ये निर्वाचक चुन करके 50,000 पुरुषों को यहाँ पर भेजते थे। फिर 50,000 लोग हैं वोट दे करके 745 सदस्यों को चुनते थे, जो कि नेशनल असेंबली के सदस्य थे। अब नेशनल असेंबली के सदस्य हैं, ये किस पर नियंत्रण करते थे? सम्राट पर नियंत्रण करते थे, यानी कार्यपालिका पर नियंत्रण करते थे। विधायिका के जो सदस्य मतलब विधायिका में हैं, ये कार्यपालिका पर नियंत्रण करते थे। और सम्राट है इनका, कोई भी है उसको निषिद्ध कर सकता था। नेशनल असेंबली है, ये मंत्रियों पर भी नियंत्रण रखती थी। नेशनल असेंबली के द्वारा मंत्रियों को नियंत्रण रखा जाता है, विधायिका के द्वारा ही यहाँ पर सम्राट को भी नियंत्रित रखा जाता था। तो सन 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार है नेशनल असेंबली को यहाँ पर सौंप दिया। नेशनल असेंबली है अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे, जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुष को ही सक्रिय नागरिक यानी कि जिन्हें मत देने का अधिकार था, उनका दर्जा दिया गया, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। और शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया। और निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने और असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था, यानी जो लोग ज़्यादा कर दे सकते हैं वही लोग हैं निर्वाचक यहाँ पर बन सकते हैं। और यहाँ पर बात करें कि जो संविधान है पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू होता है। ये जो संविधान है यहाँ पर पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र 1790 में ले बार्बियो के द्वारा बनाया गया है। और यहाँ पर फ्रांस को और कानून को निरूपित करती है। ये यहाँ पर फ्रांस को निरूपित करती है और ये यहाँ पर है कानून को निरूपित करने वाला चित्र है। और ये यहाँ पर पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र बनाया गया है। पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र में क्या बातें लिखी गई हैं उसकी बात करें, उससे पहले हम देखें कि संविधान जो है पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू होता है। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार, कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक और अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया था कि जो कानूनी बराबरी के अधिकार है वो नैसर्गिक रहेंगे, अहरणीय रहेंगे, उनका हरण यहाँ पर नहीं किया सकता। और ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से प्राप्त थे, इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। राज्य का यह कर्तव्य माना गया है कि प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक अधिकारों की यहाँ पर रक्षा करे। तो पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र में क्या बातें दी हुई हैं कि आदमी स्वतंत्र पैदा होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, उनके अधिकार समान होते हैं। हर एक राजनीतिक संगठन का लक्ष्य आदमी के नैसर्गिक और अहरणीय अधिकारों को संरक्षित रखना है। ये अधिकार थे स्वतंत्रता का, संपत्ति का, सुरक्षा और शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। तीसरा है समग्र संप्रभुता का स्रोत राज्य में निहित है। कोई भी समूह या व्यक्ति ऐसे अनाधिकार प्रयोग नहीं करेगा जिसे जनता की सत्ता की स्वीकृति न मिली हो। चौथा है स्वतंत्रता का आशय ऐसे काम करने की शक्ति से है जो औरों के लिए नुकसानदेह न हो। समाज के लिए किसी भी हानिकारक कृत्य पर पाबंदी लगाने का अधिकार कानून के पास है। कानून जो है सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। कानून की नज़र में सभी नागरिक हैं वो समान हैं। कानून सम्मत प्रक्रियाओं के बाहर किसी भी व्यक्ति को न तो दोषी ठहराया जा सकता है, न ही गिरफ्तार करके या नज़रबंद करके रखा जा सकता है। प्रत्येक नागरिक बोलने, लिखने, छापने के लिए आज़ाद है, लेकिन कानून के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऐसी स्वतंत्रता के दुरुपयोग की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। सार्वजनिक सेना या प्रशासन के खर्चे चलाने के लिए एक सामान्य कर लगाना अपरिहार्य है। सभी नागरिकों पर उनकी आय के अनुसार समान रूप से कर लगाया जाना चाहिए। चूँकि संपत्ति का अधिकार एक पावन और अनुल्लंघनीय अधिकार है, अतः किसी भी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया जाएगा जब तक कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक आवश्यकता के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करना आवश्यक न हो। ऐसे मामलों में अग्रिम मुआवजा जरूर दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर एक क्रांतिकारी पत्रकार है जयपाल मरा। इन्होंने अपने अखबार लामी दी पंपल यानी जनता का मित्र, इसमें नेशनल असेंबली के द्वारा तैयार किए गए संविधान पर यह टिप्पणी की थी कि जनता के प्रतिनिधित्व का कार्यभार अमीरों को सौंप दिया गया है। गरीब और शोषितों की दशा केवल शांतिपूर्ण तरीके से कभी नहीं सुधर सकती। यह इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि धनाढ्य वर्ग कानून को कैसे प्रभावित करता है। फिर भी ये कानून
तभी तक चलेंगे जब तक कि लोग इन्हें मानेंगे। जिस तरह उन्होंने कुलीन द्वारा लादे गए जुए को उतार फेंका है, एक दिन वही अस्त्र है यहाँ पर अमीरों का होगा। तो राजनीतिक प्रतीकों के अगर मायने की बात करें, जैसे कि 18वीं सदी में ज़्यादातर स्त्री पुरुष पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए महत्वपूर्ण विचारों का प्रचार करने के लिए छपे हुए शब्दों के बजाय अक्सर आकृतियों और प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। ले बार्बियो ने अपनी पेंटिंग में अधिकार के घोषणा पत्रों को लोगों तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रतीकों का इस्तेमाल किया है। इन प्रतीकों को समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि यहाँ पर टूटी हुई जंजीर जो दिखाई गई है, दासों को बांधने के लिए जंजीर का प्रयोग होता था। टूटी हुई हथकड़ी उनकी आज़ादी का प्रतीक है। दूसरा यहाँ पर छड़ों का बर्छीदार गट्टर हम देखें, छड़ों का बर्छीदार गट्टर क्या है, ये क्या शो कर रहा है यहाँ पर, छड़ों का बर्छीदार गट्टर। अकेली छड़ी को आसानी से तोड़ा जा सकता है पर पूरे गट्टर को नहीं, एकता ही बल है, ये यहाँ पर दर्शा रहा है। फिर त्रिभुज के अंदर रोशनी विकिरती आँख यहाँ पर बताई गई है। इसका मतलब क्या है, सर्वदर्शी आँख ज्ञान का प्रतीक है, यानी सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देंगी। फिर है राजदंड, ये शाही सत्ता का प्रतीक है राजदंड। फिर है अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप बताया गया है, ये सनातनता का प्रतीक है। अंगूठी का कोई और छोर यहाँ पर नहीं होता है। उसके बाद में लाल फ्राइजियन टोपी है, यह दासों द्वारा स्वतंत्रता होने के बाद पहनी जाने वाली टोपी है, लाल फ्राइजियन टोपी। फिर है नीला सफ़ेद लाल, ये क्या है, फ्रांस के राष्ट्रीय रंग है, नीला सफ़ेद और लाल है। उसके बाद में हम बात करें डैनो वाली स्त्री है, ये कानून का मानवीय रूप है, डैनो वाली स्त्री। और उसके बाद में विधि पट की बात करें, कानून सबके लिए समान है, उनकी नज़र में सब बराबर हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद में हम बात करें फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन एवं गणतंत्र की स्थापना किस तरीके से होती है, यानी राजतंत्र का दमन किस तरीके से फ्रांस में होता है, और उसके बाद में फ्रांस में गणतंत्र की जो स्थापना है वो किस तरीके से होती है, उसकी हम बात करते हैं। तो जैसे क्या होता है, फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में तनावपूर्ण बनी रही। यद्यपि लुई 16 ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु प्रेसा के राजा ने उनकी गुप्त वार्ता भी यहाँ पर चल रही थी, जो प्रेसा का राजा था उनसे उनकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी। फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी यहाँ पर चिंतित थे, इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली। लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रेसा और ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया और प्रांतों ने हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं और कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे, उनमें कवि राजेट दी लाइल द्वारा रचित मार्सिले भी था। यह गीत पहली बार मार्सिलेस की स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था, इसलिए इस गाने का नाम है मार्सिले हो गया, और अब ये फ्रांस का राष्ट्रगान भी है मार्सिले। क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति और आर्थिक कठिनाइयां झेलनी पड़ी। पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार रोजी रोटी की जिम्मेदारी है औरतों के कंधों पर आ गई। देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान ने सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमा करके सरकारी नीति और उनके कार्य योजना पर बहस करते थे। इसमें जैकोबिन क्लब सबसे सफल रहा था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पर पड़ा था, जो अब एक राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। और इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थी, उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए, और यहाँ पर हम देखेंगे उनकी गतिविधियों के बारे में, उनकी मांग के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। इसमें छोटे दुकानदार, कारीगर जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज, छपाई करने वाले, नौकर और दिहाड़ी मजदूर यहाँ पर शामिल थे। उनका नेता है वो मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर था। जैकोबिन के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का यहाँ पर निर्णय लिया, और ऐसा उन्होंने समाज के फैशन परस्त वर्ग, खासतौर से घुटने तक पहने जाने वाले ब्रीचेज यानी घुटन्ना पहनने और कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए किया था। और यह ब्रीचेज पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का उनका सबसे बढ़िया तरीका था। कॉन्वेंट जो है धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की जो इमारत होती है उसको हम कहते हैं कॉन्वेंट। उसके बाद में हम बात करें यहाँ पर
ये जो महिला कलाकार दिखाई गई है, महिला कलाकार के द्वारा रचित दुर्लभ चित्रों में से एक है। क्रांतिकारी घटनाक्रम के बाद महिलाओं के लिए यह संभव हो गया कि वे स्थापित चित्रकारों के साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर सके और हर 2 साल में लगने वाले सैलान नामक नुमाइश में अपने चित्रों को प्रदर्शित कर सके। और यह तस्वीर है स्वतंत्रता का नारी रूपक है, और यानी नारी आकृति स्वतंत्रता का प्रतीक यहाँ पर मानी गई है। अब यहाँ पर जैकोबिन को 100 कुलातों के नाम से जाना जा गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटनने वाले। 100 कुलात पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति यहाँ पर नहीं थी। सन 1792 की गर्मियों में जैकोबिन ने खाद्य पदार्थों की महंगाई और अभाव से नाराज जो पेरिस वासियों को लेकर के एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिये के महल पर धावा बोल दिया और राजा के रक्षकों को मार डाला। खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव किया और नए चुनाव कराए गए। 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुष, चाहे उनके पास संपत्ति हो या नहीं, उनको मतदान का अधिकार यहाँ पर दिया गया। नवनिर्वाचित असेंबली का कन्वेंशन का नाम दिया गया और 31 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया, फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया। जैसा कि हम जानते हैं, गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहां सरकार उसके प्रमुखों का चुनाव जनता करती है। वह वंशानुगत राजशाही नहीं है। आज कुछ अन्य गणतांत्रिक देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि कब कौन से देश में गणतंत्र शासन स्थापित हुआ। देशद्रोह की अगर बात करें, देशद्रोह अपने देश और सरकार से विश्वासघात करना देशद्रोह कहलाता है। लुई 16 को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई और 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लॉ कॉनकॉर्ड ने उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई और जल्दी ही रानी मेरी एंतोइनेट का भी यही हश्र हुआ। फिर हम बात करते हैं कि स्वतंत्रता क्या है। दो परस्पर विरोधी विचार की बात करें, क्रांतिकारी पत्रकार कैमिल जो डेसालिन्स हैं, उन्होंने सन 1793 में लिखा था कि इसके कुछ ही दिनों के बाद में आतंक राज के दौरान उसे फांसी दे दी जाएगी। कुछ लोगों का मानना था कि स्वतंत्रता एक शिशु के समान है, जिसे परिपक्व होने तक अनुशासन की अवस्था से गुजरना आवश्यक है, पर सत्य कुछ और ही है। स्वतंत्रता सुख शांति है, विवेक है, समानता है एवं न्याय है। यह अधिकारों का घोषणा पत्र है। आप शायद अपने सभी दुश्मनों का सिर काट देना चाहते हैं। क्या इससे बड़ी मूर्खता हो सकती है? क्या किसी एक व्यक्ति को उसके दसियों संगे संबंधियों को दुश्मन बनाए बिना फ्रांसीसी तख्ते तक लाना संभव है? 7 फरवरी 1794 को रॉबेस्पियर ने कन्वेंशन में भाषण दिया, जो ली मॉनिटर यूनिवर्सल अखबार में छपा। उसी भाषण का एक अंश है कि लोकतंत्र को स्थापित और सुदृढ़ करने के लिए, संविधान सम्मत शांतिपूर्ण शासन के लिए हमें सबसे पहले अत्याचारी निरंकुशता के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई को अंतिम परिणति तक पहुंचाना होगा। गणतंत्र के घरेलू और बाहरी दुश्मनों का विनाश करना आवश्यक है, अन्यथा हम खुद नष्ट हो जाएंगे। क्रांति के दौर में लोकतांत्रिक सरकार आतंक का सहारा ले सकती है। आतंक बस कठोर, तुरंत और एवं अनम्य न्याय है, जिसका प्रयोग पितृभूमि की अत्यावश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। आतंक के जरिए स्वतंत्रता के दुश्मनों पर अंकुश लगाना क्या है? गणतंत्र के संस्थापक का अधिकार है। तो यहाँ पर हम बात करें, आतंक का राज्य जो चलता है 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। रॉबेस्पियर ने नियंत्रण और दंड की सख्त नीति अपनाई। उनके हिसाब से गणतंत्र के जो शत्रु हैं, कुलीन और पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उसकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो ग्लोटिन पर चढ़ा करके उनका सर कलाम कर दिया जाता था। ग्लोटिन 2 खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन था, जिस पर रख करके अपराधी का सर धड़ से अलग कर दिया जाता था, और इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर ग्लोटिन के नाम पर पड़ा है। रॉबेस्पियर सरकार ने कानून बना करके मजदूरी और कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी थी। गोश्त और पाव रोटी की राशनिंग कर दी गई थी। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जा करके सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया। अपेक्षाकृत महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक माने जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। परंपरागत मंसूर यानी महाशय और मदाम यानी महोदय के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुषों और महिलाओं के सितोयेन यानी नागरिक और सितोयेन यानी नागरिका नाम से संबोधित किया जाने लगा।
चर्चों को बंद कर दिया गया, उनके भवनों को बैरक और दफ्तर यहाँ पर बना दिया गया। रॉबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उनके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे और अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय के द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटिन पर यहाँ पर चढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ पर ये क्रांतिकारी सरकार ने अनेक प्रकार से जनता की वफादारी हासिल करनी चाहिए। उनमें से इस प्रकार के उत्सवों का आयोजन था, जिस तरीके से उत्सवों का आयोजन यहाँ पर क्रांतिकारी सरकार कर रही थी। एक गौरवमय इतिहास की आभा को संप्रेषित करने के लिए प्राचीन यूनान और रोम की सभ्यताओं के प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया। मंच के बीचों बीच में बने पायों पर टिका हुआ एक क्लासिक जो मंडप है, ये पाए पर टिका हुआ है, ये क्लासिक जो मंडप है, पाइयों पर टिका हुआ मंडप है, अस्थायी सामग्री का बना था जिसे जब चाहे तोड़ा जा सकता था। अब यहाँ पर बात करते हैं डायरेक्टरी शासित फ्रांस। डायरेक्टरी हैं, डायरेक्टरी शासन करते हैं फ्रांस पर, और उनके द्वारा जब शासन किया गया था तो क्या बदलाव यहाँ पर किए गए थे उनके बारे में बात करें। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद में मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास में सत्ता आ गई थी। नए संविधान के तहत संपत्ति विहीन या संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। इस संविधान में 2 चुनी हुई विधान परिषदों का प्रावधान था। इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया और इस प्रावधान के जरिए जैकोबिन के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई। लेकिन डायरेक्टरी का जो झगड़ा है अक्सर विधान परिषदों से होता था और तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती थी। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग यहाँ पर प्रशस्त कर दिया। सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधि सम्मत, समानता, बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने रहे और इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि पूरे यूरोप के राजनीतिक आंदोलनों को भी प्रेरित किया है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्या महिलाएं भी क्रांति कर सकती थी, क्या महिलाओं को क्रांति करने का अधिकार था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं वर्साई की ओर कूच करती पेरिस की औरतें यहाँ पर दिखाई गई हैं और ये 5 अक्टूबर 1789 की घटनाओं का चित्र है। उस दिन महिलाएं पेरिस से वर्साई जाकर के राजा को अपने साथ लेकर के लौटी थी। तो यहाँ पर हम बात करें, महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। तीसरे एस्टेट की अधिकांश महिलाएं जीवन निर्वाह के लिए काम करती थी। वे सिलाई बुनाई, कपड़ों की धुलाई करती थी, बाजारों में फल फूल सब्जियां बेचती थी, संपन्न घरों में घरेलू काम करती थी। बहुत सारी महिलाएं वेश्यावृत्ति करती थी। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई और व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। केवल कुलीनों की लड़कियां अथवा तीसरे स्टेट के धनी परिवारों की लड़कियां ही कॉन्वेंट में पढ़ जाती थी, यानी पढ़ने जाती थी वो, और इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना था, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पाव रोटी लाना, बच्चों की देखरेख आदि करना, और उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में काफ़ी कम थी। महिलाओं ने अपने हितों का हिमायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए खुद के राजनीतिक क्लब शुरू किए, अखबार निकाले। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं को लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आए हैं और उनमें द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक विमेन सबसे मशहूर क्लब था। उनकी एक प्रमुख मांग यह थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। महिलाएं इस बात से निराश हुई कि 1791 के संविधान में उसे निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने और राजनीतिक पदों की मांग रखी। उनका मानना था कि तभी नई सरकारों में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ ही सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। अब पिता उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया। नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया और मर्द औरतें दोनों को ही इसकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी और छोटे मोटे व्यवसाय भी यहाँ पर चला सकती थी। फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं को संघर्ष जारी रहा है। आतंक राज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने, उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून यहाँ पर लागू किए हैं। कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया, उनमें से कुछ को यहाँ पर फांसी पर भी चढ़ा दिया गया। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में अनेक देशों में चलता रहा है। मताधिकार का जो संघर्ष है 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा है।
क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की जो राजनीतिक सरगर्मियों की प्रेरक स्मृतियों के रूप में जिंदा रखा गया है और अंततः 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार यहाँ पर हासिल कर लिया था। क्रांतिकारी महिला ओलंप दे गूंज का जीवन हम देखें, ओलंप दे गूंज के जीवन में क्या बातें बताई गई हैं। ओलंप दे गूंज क्रांतिकारी फ्रांस की राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी। उन्होंने संविधान और पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया क्योंकि उसमें महिलाओं का मानव मात्र के मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया था। इसलिए उन्होंने सन 1791 में महिला और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया, जिसे महारानी और नेशनल असेंबली के सदस्यों के पास में यह मांग करते हुए भेजा गया कि इस पर कार्यवाही की जाए। सन 1793 में ओलंप दे गूंज ने महिला क्लबों को जबरदस्ती बंद कर दिए जाने के लिए जैकोबिन सरकार की आलोचना की और उन पर नेशनल कन्वेंशन के द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उसके तुरंत बाद उन्हें फांसी पर यहाँ पर लटका दिया जाता है। ओलंप दे गूंज के घोषणा पत्रों में उल्लिखित कुछ मूलभूत अधिकार क्या हैं? औरतें जन्मना स्वतंत्र हैं, अधिकारों में पुरुषों के समान हैं। सभी राजनीतिक संगठनों का लक्ष्य पुरुष और महिलाओं के नैसर्गिक अधिकारों का संरक्षित करना है। ये अधिकार है स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा, सबसे बढ़कर शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। समग्र संप्रभुता का स्रोत राष्ट्र में निहित है, जो पुरुषों और महिलाओं के संघ के सिवाय कुछ भी नहीं है। कानून में सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। सभी महिला एवं पुरुषों नागरिकों का या तो व्यक्तिगत रूप से या उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से विधि निर्माण में दखल होना चाहिए। यह सभी के लिए समान होना चाहिए। सभी महिला और पुरुष नागरिक हैं अपनी योग्यता और प्रतिभा के बल पर समान रूप से एवं बिना किसी भेदभाव के हर तरह के सम्मान एवं सार्वजनिक पद के हकदार हैं। कोई भी महिला अपवाद नहीं है, वह विधि सम्मत प्रक्रिया के द्वारा अपराधी ठहराई जा सकती है, गिरफ्तार एवं नजरबंद की जा सकती है। पुरुषों की तरह महिलाएं भी इस कठोर कानून का पालन करें। उसके बाद में हम बात करें बेकरी की दुकान पर कतार में महिलाएं यहाँ पर दिखाई गई हैं। बेकरी की दुकान पर सन 1793 में जैकोबिन राजनीतिक समिति ने इन आधारों पर महिला क्लबों को बंद करने का निर्णय लिया और उचित ठहराया कि क्या प्रकृति ने घरेलू कार्य पुरुषों को सौंपा है? क्या प्रकृति ने बच्चों को दूध पिलाने के लिए हमें स्तन दिए हैं? नहीं। प्रकृति ने पुरुषों से कहा है कि पुरुष बनो। तो प्रकृति ने पुरुषों से कहा है कि पुरुष बनो, शिकार, कृषि, राजनीतिक कर्तव्य है, यह तुम्हारा साम्राज्य है। तो ऐसे यहाँ पर उदाहरण दिए गए। और प्रकृति ने महिला से कहा है कि स्त्री बनो, गृहस्थ के काम, मातृत्व के सुखद दायित्व, यही तुम्हारे कार्य है। पुरुष बनने की इच्छा रखने वाली महिलाएं निर्लज्ज हैं। क्या जिम्मेदारियों का उचित बंटवारा हो नहीं चुका है? इस तरीके के यहाँ पर तर्क दिए गए महिलाओं के अधिकार को नहीं देने के लिए। लेकिन महिलाएं हैं यहाँ पर अपना क्या करती हैं, जो भी उनके क्लब हैं उनके द्वारा उनका विरोध करती हैं और आंदोलन करती हैं। अब होता है धीरे धीरे दास प्रथा का उन्मूलन। दास प्रथा का उन्मूलन किस तरीके से हुआ था उसकी बात करें तो यहाँ पर दास मुक्ति के लिए यहाँ पर ये बताया गया है सन 1794 में दास मुक्ति का विवरण बताया गया। शीर्ष में तिरंगे बैनर का नारा है। तिरंगे बैनर पर एक नारा दिया हुआ है, मनुष्य के अधिकार, और नीचे अभिलेख कहता है कि गुलामों की मुक्ति। यहाँ पर यह अभिलेख है, ये कहता है गुलामों की मुक्ति। यानी एक फ्रांसीसी महिला अफ्रीकी एवं अमेरिकी इंडियन दासों को यूरोपीय कपड़े देकर के उन्हें सभ्य बनाने की यहाँ पर चेष्टा कर रही है। और यहाँ पर हम बात करें निग्रो जो शब्द यूज किया जाता है, निग्रो अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय जो लोग थे वो यहाँ पर निग्रो कहलाते थे। और यह अपमानजनक शब्द है जिसका अब प्राय इस्तेमाल नहीं होता है। दास प्रथा के उन्मूलन की बात करें तो फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन है। जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। कैरिबियाई उपनिवेश मार्टिनिक, गोंडेलोप और सैन डोमिंगो तंबाकू, नील, चीनी और काफ़ी जैसे वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे। और अपरिचित एवं दूर देश जाने और काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा का मतलब था कि बागानों में श्रम की कमी, और इस कमी को यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार के द्वारा पूरा किया जाता था। दास व्यापार है 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। फ्रांसीसी सौदागर वॉर्दे या फिर नान्ते बंदरगाह ने अफ्रीकी तट पर जहाज ले जाते थे और जहां वे स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। दासों को दाग करके, मथकड़ियाँ डाल करके अटलांटिक महासागर के पार कैरिबियाई देशों तक 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाज़ों में यहाँ पर ठूस दिया जाता था। वहाँ उन्हें मक्का जो बागान के मालिक हैं उनको बेच दिया जाता था। दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफ़ी और नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हुआ।
वारदे और नानते जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही समृद्ध नगर बन पाए हैं। 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज्यादा निंदा नहीं हुई। नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई, व्यक्ति के मूलभूत अधिकार उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाएं या नहीं, परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध की वजह से नेशनल असेंबली ने कोई कानून पारित नहीं किया। लेकिन अंततः क्या होता है, सन 1794 में कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेश में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया, पर यह कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा। 10 वर्ष के बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी और बगान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता यहाँ पर मिल गई। फ्रांसीसी उपनिवेश से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन है 1848 में यहाँ पर हुआ था। उसके बाद में क्रांति और रोजाना की जिंदगी की अगर बात करें, क्रांति के बाद में रोजाना की जिंदगी में क्या बदलाव आए हैं, क्या राजनीतिक लोगों का पहनावा, उनकी बोलचाल, उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकें बदल सकती हैं। सन 1789 के बाद के वर्षों में फ्रांस के पुरुषों और महिला और बच्चों के जीवन में ऐसे अनेक परिवर्तन आए हैं। क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बना करके स्वतंत्रता और समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का यहाँ पर प्रयास किया है। वास्तिल के विध्वंस के बाद 1789 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया था वह था सेंसरशिप की समाप्ति। प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियां, किताब, अखबार, नाटक को राजा के सेंसर जो अधिकारी हैं उनके द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित और मंचित किया जाता था। परंतु अब अधिकार के घोषणा पत्र ने भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया था और परिणाम स्वरूप फ्रांस के शहरों में अखबारों, पर्चों, पुस्तकों, छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ आ गई, जहां से वह तेजी से गांव देहात तक जा पहुंची। इसमें फ्रांस में घट रही घटनाओं और परिवर्तनों का ब्यौरा, उन पर टिप्पणी होती थी। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब यह था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार व्यक्त किए जा सकते थे। प्रिंट माध्यम का उपयोग करके एक पक्ष से दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोण से सहमत कराने की कोशिश की गई। नाटक, संगीत और उत्सवी जुलूस में असंख्य लोग जाने लगे। स्वतंत्रता एवं न्याय के बारे में राजनीतिक और दार्शनिकों के पांडित्यपूर्ण लेखन को समझने और उससे जुड़ने का एक लोकप्रिय तरीका था, क्योंकि किताबों को पढ़ना तो मुट्ठी भर शिक्षितों के लिए ही यहाँ पर संभव था। तो यहाँ पर हम बात करें, ये जो चित्र दिखाया गया है देशभक्त कसरती दाब मशीन, जिसका इस्तेमाल मोटापा घटाने के लिए यहाँ पर किया जाता था, कसरती दाब मशीन है। तो यहाँ पर 1790 का ये चित्र है, न्याय के विचार को व्यवहार में बदलना चाहता था। अब इसमें हम बात कर रहे हैं कि जैसे ये एक चित्र दिखाया गया है, मरा जनता को यहाँ पर संबोधित करते हुए लुई जो लियोपोल्ड वार्डली रचित ये चित्र है, ये जनता को संबोधित कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसमें इर्द गिर्द मौजूद दृश्य का वर्णन किया गया है, लोकप्रियता के बारे में समझाया गया है, किसी सैलान में आने वाले विभिन्न वर्ग के लोगों पर इस पेंटिंग में क्या प्रतिक्रिया है उसके बारे में बताया गया है। तो ये संबोधित करने के लिए लोगों को इकट्ठा किया गया है और वो यहाँ पर लोगों को संबोधित कर रहे हैं। तो ये जो चैप्टर है पूरा फ्रांस की क्रांति, इसका सारांश क्या निकलता है कि 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया और उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू कर दी। पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाए और उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथ में दे दी थी। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत यहाँ पर मानता था और जो अल्पास पार करता हुआ नेपोलियन यहाँ पर दिखाया गया है, डेविड के द्वारा बनाया गया चित्र है। अल्पास पर्वत को पार करता हुआ नेपोलियन बोनापार्ट यहाँ पर बताया गया है और उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए, दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तोल की एक समान प्रणाली यहाँ पर चलाई। शुरू में बहुत सारे लोगों को नेपोलियन मुक्तिदाता लगता था और उससे जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी, पर जल्द ही उसकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे और आखिरकार 1815 में वाटरलू में उनकी हार होती है। यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले उसके क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यु के काफ़ी समय बाद यहाँ पर सामने आया है। स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थी। ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकल करके बाकी यूरोप में फैले, जिसके कारण वहाँ सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। औपनिवेशिक समाजों ने समरष्ट जो संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना के अपने आंदोलनों में दासता से मुक्ति के विचार की एक नई परिभाषा दी। टीपू सुल्तान और राजा राममोहन राय क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण हैं जिन्होंने फ्रांस की क्रांति से विचार यहाँ पर लिया है, या फ्रांस की क्रांति या फ्रांस की क्रांति की वजह से जो विचार उपजे हैं उनका उदाहरण है टीपू सुल्तान और राममोहन राय।
राममोहन राय उस समय यूरोप में फैल रहे नए विचारों से प्रभावित होने वालों में से एक थे और फ्रांसीसी क्रांति और बाद में जुलाई क्रांति ने उनकी कल्पना को नई धार दी थी। फ्रांस में 1830 में हुई जुलाई क्रांति के बारे में जानने के बाद वह और किसी चीज़ के बारे में बात ही नहीं करते थे। हालांकि एक दुर्घटना के कारण वे उन दिनों लंगड़ाकर चलते थे, लेकिन इंग्लैंड जाते हुए केप टाउन में वह जिद करने लगे कि उन्हें क्रांतिकारी तिरंगे झंडे वाले युद्धपोत यहाँ पर दिखाए जाएं।